बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1। और आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। माय डियर स्टूडेंट, इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर को पढ़ा और इस लेक्चर में हम एक मास स्पेक्ट्रोमीटर, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर, हम इसकी मदद से आइसोटोप का एग्जैक्ट मास और उनकी रिलेटिव अबंडेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो आइए, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। माय डियर स्टूडेंट, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें जो वर्किंग है, जो कंस्ट्रक्शन है, मैं ना इसकी वर्किंग को 5 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। मेरे पास वेपोराइजेशन है, मेरे पास आयोनाइजेशन है, एक्सेलरेशन है, डिफ्लेक्शन है और लास्ट में हम तमाम डाटा को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक तरतीब है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, मैं वेपोराइजेशन को वोलाटिलाइजेशन भी कहता हूं। वोलाटिलाइजेशन, ये जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस, ये जिस चैम्बर में होता है, दैट इज कॉल्ड द वेपोराइजिंग चैम्बर। माय डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास जो सैंपल है ना, वो लिक्विड है या सॉलिड है, अगर जो सैंपल है वो लिक्विड या सॉलिड है, तो हम उसको वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। वेपर्स, वी वांट टू गेट द वेपर्स ऑफ मॉलिक्यूल, वेपर्स हासिल करना चाहिए। अब लिक्विड या सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन, दिस वन इज कॉल्ड द वोलेटिलाइजेशन। अब आप इसको कैसे वेपर्स में कन्वर्ट करने, इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला, अगर आपके पास लिक्विड या सॉलिड वोलाटाइल है, वोलाटाइल, तो अगर आप लो प्रेशर के जरिए आप इनको वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सैंपल जो है वो लिक्विड या सॉलिड और वो वोलाटाइल है, तो प्रेशर कम करें, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास लो वोलाटाइल सॉलिड है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसे ओवन के अंदर हीट करेंगे। लेकिन यहां ख्याल करना है कि आपने इतना उसको हीट नहीं करना कि वो सैंपल जो है वो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाए। आप बस उतना ही टेंपरेचर इंक्रीज करें जिसमें वो लेस वोलाटाइल सॉलिड वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। अब आपके पास ये जो वेपर्स हासिल होंगे, इन वेपर्स पे प्रेशर आपने बहुत कम रखना है। इन वेपर्स पर जो आपने प्रेशर रखना है ना, वो 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 टॉर, एंड दिस वन इज वेरी लो प्रेशर। ये बहुत लो प्रेशर। इसके बरक्स, अगर आपके पास जो सैंपल है वो गैस है, इफ द सैंपल इज अ गैस, I mean gaseous substance, then no need of vaporization। तो फिर आप इसको वेपोराइज नहीं करेंगे, आप इसको डायरेक्ट आयोनाइजेशन पे ले जाएंगे। और इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, तो इस डायग्राम में जो पहला हिस्सा है, इसमें मेरे पास सैंपल जो है वो वेपर्स फॉर्म में आ गया, सैंपल यानी सॉलिड या लिक्विड वो वेपर्स फॉर्म में आ गया, और ये मेरे पास जो है दिस वन इज द रेजर्वायर ऑफ वेपर्स, और हमने वेपर्स के ऊपर बहुत कम प्रेशर रखा हुआ, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 टॉप, और इसके एक एंड पे एक बहुत जो माइक्रोस्कोपिक होल है, आप उसे मोलेकुलर लीक कह सकते हैं। मोलेकुलर लीक, छोटा सा सुराख है, और इसका मतलब है कि वी वांट टू गेट अ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल वेपर्स। हम मॉलिक्यूल वेपर्स का एक फ्लो लेना चाहते हैं बीम की फॉर्म में। और ये वाला जो हमारे पास वेपोराइजिंग चैम्बर है, इट इज कनेक्टेड टू द आयोनाइजेशन चैम्बर। अब हम बढ़ते हैं, हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, जो सेकंड स्टेज है नंबर 2 पे, माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, अब आयोनाइजेशन, जिस चैम्बर में ये प्रोसेस होता है, दैट चैम्बर इज कॉल्ड
आयोनाइजिंग चैम्बर। अब जरा पहले सुनिए कि आयोनाइजेशन होती क्या है। आपके पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सैंपल ऑफ द सब्सटेंस अंडर स्टडी, आपके पास वो सब्सटेंस जिसको हम स्टडी करने के उसके एटम या मॉलिक्यूल्स आ गए। अब आपने इन एटम्स या मॉलिक्यूल को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव आयंस, माय डियर स्टूडेंट, हम इन्हें कैटायंस भी कहते हैं। तो यू वांट टू गेट द गैसियस पॉजिटिव आयन, दे मस्ट बी इन द गैसियस स्टेट। अब आप एटम या मॉलिक्यूल को पॉजिटिव आयन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे, ये आयंस में कन्वर्ट होंगे एंड द प्रोसेस कॉल्ड आयोनाइजेशन। और जिस चैम्बर में ये प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजिंग चैम्बर। अब वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट दीज एटम्स और मॉलिक्यूल इनटू आयंस। आयोनाइजेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स, हमारी बुक में जो टेक्निक है वो है बाय बम्बार्डिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन दीज गैसियस एटम और मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है कि वी यूज द हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? ये आपके पास गैसियस एटम या मॉलिक्यूल है, जब आपने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन बीम थ्रो की तो क्या होगा? इसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और आपके पास ये हासिल होगा। दिस वन इज गैसियस पॉजिटिव आयन, ये आपके पास, एंड द प्रोसेस कॉल्ड आयोनाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट, अब ये प्रोसेस अगर आप इसको डायग्राम की फॉर्म में देखेंगे तो जरा इसको देखें। दिस वन इज द आयोनाइजिंग चैम्बर या आयोनाइजेशन चैम्बर। इसमें आपके पास क्या है? इसमें आपके पास ये ऊपर टंगस्टन फिलामेंट है। ये टंगस्टन फिलामेंट इसको बहुत सेवरल थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट किया जाता है। जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन। नीचे आपने पॉजिटिव प्लेट रखी है, वो इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी और ये इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से ऊपर से नीचे आएंगे। जब ये आएंगे तो हम कहेंगे दिस वन इज द हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम। अब ये गैसियस एटम मॉलिक्यूल यहां पे इससे पास करते हैं। जब पास करेंगे तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम इसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगी और यूं आपके पास ये पॉजिटिव आयन हासिल होंगे। ये जो पॉजिटिव आयन आपके पास हासिल होते हैं, ये पॉजिटिव आयन डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो रखते हैं। दे हैव डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो। एक और भी बात, जब ये आयोनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है ना, तो एक तो आप इलेक्ट्रॉन थ्रो कर रहे हैं, दूसरे गैसियस एटम या मॉलिक्यूल वहां से भी इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहे। अब ये मेरे पास पीछे ये वाली जो है ये एक सर्कुलर प्लेट है। दिस वन इज कॉल्ड रिपेलर प्लेट। इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसके दो काम हैं। एक इसका क्या काम है? एक तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको ये अब्सॉर्ब कर लेती है, दूसरा इस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो कैटायन बने उन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती है, उनको वो राइट साइड पे रिपेल कर रही है। दैट इज व्हाई दिस वन इज कॉल्ड द रिपेलर। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट, ड्यूरिंग आयोनाइजेशन सारे के सारे मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होते, सारे के सारे एटम आयोनाइज नहीं होते, उनकी बहुत कम तादाद आयोनाइज होती होती। तो वो जो न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल बच जाते हैं, हम वैक्यूम पंप की तरफ मदद से उनको जो थ्रोन आउट उनको बाहर निकाल देते। अब अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक मेरे पास ये आ गया प्रोटियम, ये मेरे पास आ गया ड्यूटियम, ये मेरे पास आ गया ट्रीटियम। मैं इसे प्रोटियम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, बाहर एक इलेक्ट्रॉन। इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, बाहर एक इलेक्ट्रॉन।
This one is protium 1H1, this one is deuterium 1H2, this one is tritium 1H3. These are isotopes of hydrogen. मैं हाइड्रोजन को बतौर सैंपल गैस मैस स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करवा रहा हूं। अब क्या होगा, इन हाइड्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट होगी जो टंगस्टन फिलामेंट से निकले हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो यहां से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा। आयोनाइजेशन हो गई। आयोनाइजेशन के नतीजे में आपके पास ये 1 प्रोटॉन पर मुश्तमिल एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये आपके पास बना। यहां भी ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट, आयोनाइजेशन, आपके पास प्रोटॉन बचा, न्यूक्लियस पॉजिटिव आयन बना, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और इस पे +1 चार्ज। इस पे इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट हुई, ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट, आपके पास जो कैटायन बना वो एक न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है जिसमें एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, +1 चार्ज। ये आपके पास ना ये एटम्स थे, और आयोनाइजेशन के नतीजे में ये आपके पास पॉजिटिव आयन हासिल हुई, गैसियस पॉजिटिव आयन्स, जिसे आप कैटायन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप इनकी ना मैस टू चार्ज रेशो देखिए, M/E, मैस टू चार्ज रेशो। अगर आप मैस टू चार्ज रेशो देखेंगे ना, मैस ओवर चार्ज, माय डियर स्टूडेंट, इन सब पे जो चार्ज है वो +1 है। ज्यादातर केसेस में जो आपके पास पॉजिटिव आयन बनते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के दौरान जो पॉजिटिव आयन बनते हैं, इन पे चार्ज +1 होता है, क्योंकि जितने हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हम थ्रो करते हैं ना, वो एक इलेक्ट्रॉन को ही निकाल पाते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर केसेस में कैटायन पे पॉजिटिव +1 चार्ज आता है। अगर चार्ज +1 होगा सब में, तो फिर इनकी मैस टू चार्ज रेशियो का फैसला कौन करेगा? मैस। जिनका मैस ज्यादा उनकी मैस टू चार्ज रेशियो ज्यादा। अब अगर आप इसकी मैस टू चार्ज रेशियो देखेंगे, इसमें एक प्रोटॉन है, सपोज इसकी मैस टू चार्ज रेशियो 1 है, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, यानी मैस इसका हो गया 2, चार्ज हो गया +1, तो हम चार्ज +1 वो नीचे 1, तो ये हो गया आपके पास 2। और इसमें अगर आप देखेंगे मैस इसका 2 + 1 3, चार्ज +1, तो इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, तीनों आइसोटोप से जो कैटाइन बने, तीनों कैटाइन की मैस टू चार्ज रेशियो एक दूसरे से डिफर करती है। लेकिन यह है कि आपके पास प्रोटियम के अगर 100 खरब एटम हैं, तो उन 100 खरब एटम से हासिल होने वाले कैटाइन, उनकी मैस टू चार्ज रेशियो बिल्कुल सेम हो। अगर आपके पास ट्रीटियम के 20 एटम्स हैं, तो ट्रीटियम के उन एटम से हासिल होने वाले 20 के 20 कैटाइन की मैस टू चार्ज रेशियो सेम होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट आइसोटोप्स, उनसे हासिल होने वाले कैटाइन की मैस टू चार्ज रेशियो एक दूसरे से क्या करती है? डिफर। इतना जो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा है आयोनाइजेशन। अब हम अगले तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नंबर 3 पे, दैट इज द एक्सेलरेशन। नंबर 3, दैट इज एक्सेलरेशन। माय डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन एक्सेलरेट से निकला, और एक्सेलरेट मीन तेज करना, तेज करना, आई मीन स्पीड अप करना, रफ्तार बढ़ाना। तो एक्सेलरेशन में हम जो गैसियस पॉजिटिव आयन हैं, विच आर डिफरेंट मैस टू चार्ज रेशियो, इनको हम स्पीड अप करते हैं। इसके लिए ये हमारे पास जो इसका तीसरा हिस्सा आ गया, जिसमें हम ये एक प्लेट यूज कर रहे हैं। दिस वन इज परफोरेटेड प्लेट, दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, दिस वन इज कॉल्ड नेगेटिव ग्रिड। इसके साथ और भी 2 आपके पास सर्कुलर प्लेट्स हैं, जिनके दरमियान में फोकसिंग स्लिट है। अब आपने क्या करना है, आपने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वेरिएबल है, 500 से लेकर 2000 वोल्ट तक वेरिएबल वोल्टेज है। जितनी आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़े, ई स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माय डियर स्टूडेंट,
जितने आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे जितना उतने ही पॉजिटिव आयन स्पीड अप होते थे। आपने आगे दो फोकसिंग स्लिट लगाई हैं, इनका मकसद क्या है? वी वांट टू गेट अ बीम ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी व्हाट इज द पर्पज ऑफ फोकसिंग स्लिट? फोकसिंग स्लिट, इनका मकसद क्या है? वी वांट टू गेट अ बीम ऑफ पॉजिटिव आयंस। अगर आप इनको नहीं लगाएंगे तो पॉजिटिव आयन हमारे पास स्कैटर्ड फॉर्म में बनेंगे, हम इसको बीम की फॉर्म में लाएं। और एक और बात मैं कहूंगा आपसे कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ पॉजिटिव आयन, स्पीड ऑफ कैटायंस। माय डियर स्टूडेंट, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओगे उतनी नेगेटिव ग्रिड की कैटायन के लिए अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, और ये जो कैटायन है ये स्पीडली उस नेगेटिव ग्रिड में से परफोरेटेड प्लेस में से पास करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और अपने मोमेंटम की वजह से उससे स्टिक नहीं कर पाएंगे। नंबर 4 पे जो फोर्थ वन हमारे पास है दैट इज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन, माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस फिगर के नेक्स्ट हिस्से में जाएंगे तो आप देखें ये हमारे पास है एक्सेलरेटेड बीम ऑफ एक्सेलरेटेड पॉजिटिव आयन, बीम ऑफ एक्सेलरेटेड पॉजिटिव आयन। तमाम पॉजिटिव आयन एक बीम की फॉर्म में जा रहे हैं। अब हम इनके पाथ में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज H। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली टू द पाथ ऑफ बीम ऑफ पॉजिटिव आयन। अगर बीम ऑफ पॉजिटिव आयन यूं जा रही है ना तो मैग्नेटिक फील्ड आप यूं नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ बीम ऑफ पॉजिटिव आयन। तो क्या किया आपने? परपेंडिकुलरली जो ही ये पॉजिटिव आयन मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे, डिफ्लेक्शन की वजह से दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो। पॉजिटिव आयन जब पास किए डिफ्लेक्शन की वजह से सेपरेट हो गए, और जिन पॉजिटिव आयन की मास टू चार्ज रेशियो कम है उनकी डिफ्लेक्शन ज्यादा हुई, और जिनकी मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा है उनकी डिफ्लेक्शन कम हुई। मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा होने का मतलब है जो हैवी पॉजिटिव आयन है वो कम डिफ्लेक्ट किए, और जो लाइटर पॉजिटिव आयन है उनकी डिफ्लेक्शन क्या हुई? ज्यादा। आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा दो बातें। एक तो हम अब इनके रास्ते में, पॉजिटिव आयन के रास्ते में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज H, हम H से जाहिर करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे कहा कि आपने ये है दिस वन इज द पाथ ऑफ पॉजिटिव आयन, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड इनके पाथ के परपेंडिकुलर अप्लाई करना। आफ्टर पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, डिफ्लेक्शन के बाद सेपरेट होते हैं, और ये एक सेमी सर्कुलर पाथ बनाते हुए नीचे फॉल करते हैं। सेमी सर्कुलर पाथ, तो सेमी सर्कुलर पाथ बना के नीचे फॉल करते हैं। नीचे हमारे पास यहां पे डिटेक्टर है, डिटेक्टर, तो ये एक ट्यूब है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एनालाइजर ट्यूब। तो एनालाइजर ट्यूब में से ये नीचे की तरफ आती है और नीचे आके डिटेक्टर के ऊपर फॉल करते हैं। डिटेक्टर जो है वो इन पॉजिटिव आयन की तादाद को काउंट करता। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ हम H ले रहे हैं, मैं यहां को आपको ना कुछ मैथमेटिकली बातें समझाना चाह रहा हूं। मैथमेटिकल फॉर्म, मेरे पास जो रिलेशन है ना स्टूडेंट, वो है M/E दैट इज इक्वल टू H²R/E। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है हमारी जो है जो अब चल करंट जो टेक्स्ट बुक है उसकी इक्वेशन। इससे पहले जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था ना वो था M/E दैट इज इक्वल टू H²R²/2E। ज्यादातर बुक्स में, अगर आप फॉरेन बुक्स को देखेंगे तो ज्यादातर बुक्स में यही इक्वेशन लिखी हुई, लेकिन वी हैव टू फॉलो आवर टेक्स्ट बुक, तो उसमें ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन में तीन बातें हैं।
जरा इस रिलेशन में तीन बातें जरा देखिएगा। पहली बात है कि m over E mass to charge ratio of cation is directly proportional to R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी बात, H is inversely proportional to R if E is constant, E is kept constant। और तीसरी बात जो आपने याद रखनी वो है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R if H is kept constant। माय डियर स्टूडेंट, ये जो ऊपर वाला रिलेशन है ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। अब इसमें M over E mass to charge ratio positive ion। What is H? H is the magnetic field strength। What is E? E is the electric field strength। What is the R? R is the radius of curvature of path। R के बारे इंपॉर्टेंट। What is R? R is the radius of the curvature of path, या जिसे आप कहते हैं ना रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। लेकिन ना बेहतर है कि आप उसे कहें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ। उसका मैंने भी आपसे कहा कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं तो ये सेमी सर्कुलर पाथ बनाकर, ये दिस वन इज द सेमी सर्कुलर पाथ। अगर इसको मैं कंप्लीट करूं तो ये मेरे पास सर्कल बन गया, ये सर्कल बन गया। कंप्लीट करूं, ये सर्कल बन गया अगर मैं इसको कंप्लीट करूं। और अगर इसका मैं सेंटर बनाऊं तो ये इसका सेंटर बना। तो यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, ये रेडियस। अब ये जो बड़ा इसका रेडियस ज्यादा है, आर की वैल्यू ज्यादा होगी। आर की वैल्यू तब ज्यादा होगी एम ओवर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी जिस कैटायन की मैस टू चार्ज रेशियो ज्यादा होगी, जो मैसिव होगा, जो भारी होगा, वो एक लंबा रास्ता सर्कुलर पाथ कर्वेचर तय करके नीचे आए। इसका मतलब उसका रेडियस ज्यादा होगा। यही हमें यहां पे बताया जा रहा है कि मैस टू चार्ज रेशियो ज्यादा तो रेडियस। अगर मैं आपके पास हाइड्रोजन की मैंने बात की है, तो हाइड्रोजन में हमारे पास ना माय डियर स्टूडेंट ये आ गए, एक ये पाथ कर्वेचर बना, एक ये बना और एक ये बना। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, तीनों से आपके पास पॉजिटिव आयन बने, बताएं ये वाला जो कर्वेचर है ये जो सर्कुलर पाथ है ये किस पॉजिटिव आयन का है, किस आइसोटोप का? तो आंसर है ये आपके पास आएगा 1H1 का। ये किसका? 1H2 का। ये किसका? 1H3। यानी प्रोटियम से हासिल होने वाले जो आइसोटोप्स है वो उनका रेडियस, उनके जो कर्वेचर का रेडियस कम होगा, ड्यूटियम का रेडियस ज्यादा होगा और ट्रिटियम वालों का रेडियस उससे भी ज्यादा होगा। दूसरी बात है कि H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, डिफ्लेक्शन बढ़ेगी, डिफ्लेक्शन बढ़ेगी तो रेडियस कम हो जाएगी। मैंने तीन बातें की। H की वैल्यू बढ़ाएं, डिफ्लेक्शन बढ़ेगी, और डिफ्लेक्शन बढ़ेगी तो रेडियस कम होता है। और तीसरी बात E, जितनी E की वैल्यू बढ़ाते जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 500, 600, 1000, 1200, 30, जितनी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे पॉजिटिव आयन की स्पीड बढ़ती जाएगी, और जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना बड़ा रेडियस बना के होनी चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है माय डियर स्टूडेंट, दोबारा मैं आपको ये डेप्थ मैस स्पेक्ट्रोमीटर उसकी फिग दिखा रहा हूं। इसका वो आखिरी हिस्सा देखें, दैट इज द एनालाइजर ट्यूब। वो जो एनालाइजर ट्यूब बनाई गई है ना, द एनालाइजर ट्यूब इन द इंस्ट्रूमेंट, ये सेंटेंस मेरा जरा ज़हन में रखना है। The analyzer tube in the instrument is constructed to have a fixed radius of the curvature। इसका ना ये एनालाइजर ट्यूब का जो रेडियस है ये फिक्स है। इसका मतलब है अगर आपके पास वेरियस डिफरेंट मैस टू चार्ज रेशियो वाले पॉजिटिव आयन इसमें आते हैं तो सिर्फ वही पॉजिटिव आयन नीचे डिटेक्टर तक पहुंच सकेंगे जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके साथ टैली करता है। जिनका रेडियस जो है वो इससे कम या ज्यादा होगा वो इसकी वाल से टकरा के और वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट पे हम चलते हैं।
नंबर 5 पे हमारे पास आ गया कोलेक्शन। कोलेक्शन कोलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन। माय डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव आयन के कलेक्शन के लिए जो हमारे पास यहां पे इंस्ट्रूमेंट है, हम उसे न 3 नाम देते हैं। हम उसे डिटेक्टर कहते हैं, हम उसे इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं, हम उसे आयन कलेक्टर कहते हैं। कलेक्टर तो 3 नाम। इलेक्ट्रोमीटर, आयन कलेक्टर तो वेरी सिंपल, जहां जो पॉजिटिव आयन को इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और यहां जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है इस केस में। और मीटर का लफ्ज आएगा मेट्रॉन से, मेट्रॉन टू मैयर, टू मैयर। तो इलेक्ट्रोमीटर क्या होगा? एन इंस्ट्रूमेंट विच मैयर द चार्ज। क्या चार्ज से मुराद है पॉजिटिव आयन? तो इलेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मैयर द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, कितने पॉजिटिव आयन इसके ऊपर फॉल कर। अब कैसे मैयर करता है? जब इलेक्ट्रोमीटर या जिसे मैं आयन कलेक्टर कह रहा हूं, एक ही चीज है, नाम दो है। तो इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर के ऊपर जब एक पॉजिटिव आयन गिरता है तो ये पॉजिटिव आयन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, इंपल्स प्रोड्यूस होती है, दैट इंपल्स जनरेट द करंट। तो जितने ज्यादा पॉजिटिव आयन उसके ऊपर गिरते जाएंगे उतना ज्यादा करंट जनरेट होता जाएगा। हम क्या करते हैं, हम वो जो करंट जनरेट हो रहा है, हम उस करंट की स्ट्रेंथ को मेजर कर देते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट प्रोड्यूस्ड, इट गिव्स द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द पॉजिटिव आयन ऑफ द आइसोटोप। यानी यहां पे आप क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ करंट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव, या जिसे हम नेचुरल कहते हैं, नेचुरल अबंडेंस। आपने क्या करना है, आपने पहली किस्म के जो हैं, जो जिनकी मास टू चार्ज रेशो सबसे कम है, उनको आप देखेंगे और टाइम को फिक्स कर ले। सपोज आप 10 सेकंड की बात कर ले, तो आप देखेंगे कि पहली किस्म के जो पॉजिटिव आयन हैं जिनकी मास टू चार्ज रेशो सबसे कम है, वो 10 सेकंड में कितना करंट जनरेट करते हैं। जितना वो करंट जनरेट करें आप उसको नोट डाउन कर लें। अब आप एच की वैल्यू बढ़ा दें, मैग्नेटिक फील्ड उसको जरा स्ट्रॉन्ग कर दें। जब आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, डिफ्लेक्शन बढ़ेगी। अब जो दूसरे जो उससे ज्यादा मास टू चार्ज रेशियो वाले पॉजिटिव आयन है, अब वो एनालाइजर ट्यूब से पास करके डिटेक्टर के ऊपर गिरे। उनको भी 10 सेकंड दे और देखें कि वो 10 सेकंड में कितना करंट जनरेट करते। उसके बाद वो करंट जितना भी प्रोड्यूस करें उसको राइट डाउन करें। अब आप मजीद एच की वैल्यू बढ़ाएं। अब डिफ्लेक्शन बढ़ने पर अब जो सबसे ज्यादा मास टू चार्ज रेशियो वाले जो पॉजिटिव आयन है, वो अब एनालाइजर ट्यूब से पास करके डिटेक्टर के ऊपर फॉल करेंगे। आप उनकी करंट स्ट्रेंथ उसको नोट करते। इस तरह आप इन तीनों जो पॉजिटिव, तीनों किस्म के जो पॉजिटिव आयन, उन्होंने गिवन टाइम में जितना करंट जनरेट किया, आप उस करंट स्ट्रेंथ को कंपेयर करते। इट गिव्स अस द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। स्टूडेंट, एक और चीज आपने ज़हन में रखनी है, वो है कंपैरिजन विद C12। हमने एक टर्म पढ़ी थी, रिलेटिव एटॉमिक मास। सिमिलरली वी हैव द रिलेटिव आइसोटोपिक मास। किसी भी आइसोटोप के जो मास जो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव आइसोटोपिक मास। अब कार्बन 12 से कंपैरिजन कैसे करें? कंपैरिजन वेरी सिंपल। आप पहले मास स्पेक्ट्रोमीटर में से कार्बन 12 के आइटम्स इनको पास करवाएं और उनसे जो आपके पास डाटा हासिल हो आप उसको मास स्पेक्ट्रम में लगा दें। अब क्या करें, अब आप उसमें से हाइड्रोजन गैस या जो भी सैंपल गैस जो आपको दी गई है, आप उसको पास करवाएं। उसके जितने भी आइसोटोप्स होंगे, उन आइसोटोप्स का जो डाटा आएगा उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ टैली करें। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से आप उन तमाम आइसोटोप्स की कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन से मास निकाल देंगे। दैट इज कॉल्ड द
relative isotopic mass। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप अपना फजल फरमाए, अपना करम फरमाए। अल्लाह ताला आपको सच बोलने और सच्चाई की अशात की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।